राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये हमने कहाँ से लिए हैं, तो ये लिए हैं आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये लिए हैं हमने आयरलैंड से। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो ये हो जाएगा भाग 4 में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है, तो ये हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्थिक सिद्धांत भी हैं, सामाजिक सिद्धांत भी हैं, प्रशासनिक सिद्धांत भी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, तो यह हो जाएगा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। अगला प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न दोस्तों जो भी है इसमें किसी न किसी एग्जाम में एक से अधिक बार पूछे गए हैं। लूसेंट दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप किसी से भी पूछ लीजिए जीके के लिए क्या पढ़ा, तो सबसे पहले सबके जुबान पर ही रहता है कि लूसेंट पढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा, तो दोस्तों ये किसने कहा, ये कहा था केटी शाह ने, केटी शाह। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावी बनाया, तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वाद योग्य हैं या वाद योग्य नहीं है, या मौलिक अधिकार है, दोस्तों ये जगह वाद योग्य नहीं है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, दोस्तों ये हो जाएगा सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है, तो मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है, दोस्तों ये हो जाएगा ये एक दूसरे के पूरक हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है, तो दोस्तों इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, कुछ का हो सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा एवं संवर्धन का उल्लेख ये दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, किस अनुच्छेद में है, कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख दीजिएगा, क्योंकि इससे पहले वाले जो मूल अधिकार 125 प्रश्न हमने देखे हैं उसमें यह प्रश्न आया हुआ था। अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक, तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से
किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पृथक का प्रावधान है? दोस्तों ये हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो इसका से उत्तर हो जाएगा कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? तो दोस्तों ये हो जाएगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो दोस्तों इसका से उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो इसका से उत्तर हो जाएगा निजी संपत्ति की समाप्ति। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? ये हो जाएगा कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो इसका से उत्तर हो जाएगा वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। अगला प्रश्न है, किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? दोस्तों इसका से उत्तर हो जाएगा ग्राम पंचायतों की स्थापना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? दोस्तों ये हो जाएगा स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का गठन। और ग्राम पंचायत गठन दोस्तों किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो दोस्तों ये हो जाएगा राज्य के लिए है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो ये हो जाएगा गोवा। दोस्तों अब उत्तराखंड पहला राज्य बना है, गोवा में दोस्तों पहले ही होगी थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो ये यहाँ पर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? दोस्तों ये हो जाएगा 42वां। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद 38 में है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों अनुच्छेद 39 के ए में है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायतों का गठन दोस्तों ये है अनुच्छेद 40 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता, तो इतना ही आपको याद रखना है अनुच्छेद 44। समान नागरिक संहिता दोस्तों किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण दोस्तों ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 50। इतना ही आपको याद रखना है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण अनुच्छेद 50। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंध दोस्तों ये अनुच्छेद है 51 ए दोस्तों नहीं है, अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 51 आपको इतना ही याद रखना है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति भी दोस्तों अगले भाग में हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? दोस्तों अनुच्छेद 46 में इसके बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, काम करने के अधिकार दोस्तों काम करने का जो अधिकार है ना ये अनुच्छेद 41 में बताया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या है? तो अनुच्छेद 49। तो इसमें दोस्तों क्या है? ये हो जाएगा स्मारकों एवं स्थानों का प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, ये यहाँ पर आपको बताना। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम, दोस्तों नहीं, ये मूल अधिकार में आता है, यहाँ तो नहीं आएगा ये, तो ये तो गलत हो जाएगा। एक तो हट गया, एक दो दोनों, तो केवल दो। मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोगों का प्रतिषेधन, ये केवल दो यहाँ पर सही दोस्तों। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना बिल्कुल है। सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना ये भी है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करना ये भी है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। दोस्तों, सूचना का अधिकार ये अनुच्छेद 21 में आता है, इसमें नहीं आता है। मद्य निषेध है। समान कार्य के लिए समान वेतन इसी में है। काम का अधिकार अभी हमने देखा था, ये भी है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया। शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा बिल्कुल है। समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद 39 से अभी हमने देखा था। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी ये भी है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। अगला है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ही दोस्तों ये पाया जाता है। इसके अलावा संविधान की प्रस्तावना में भी दोस्तों ये पाया जाता है। तो ए और सी हम यहाँ पर दोनों करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत प्रावधानों पर विचार कीजिए। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल संहिता सुरक्षित करना, दोस्तों अनुच्छेद 44 में है। तो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत दोस्तों ये नहीं आता है। ग्राम पंचायत दोस्तों अनुच्छेद 40, और ग्रामीणों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना, दोनों दोस्तों सही हो जाएगा। केवल 2 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त में से कौन गांधीवादी सिद्धांत है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रतिबिंबित करता है, दोस्तों ये 2 हो जाएगा। एक तो ग्राम पंचायत वाला और एक कुटीर उद्योग वाला ग्रामीण क्षेत्रों में। यहाँ पर देखिए गांधीवादी सिद्धांत की बात की गई, तो ये 2 ही इसमें आएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सटीक उत्तर, 2 और 3। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। दोस्तों, समाजवादी, गांधीवादी, उदार, बौद्धिकतावादी, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का गांधीवादी सिद्धांत है। तो ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है दोस्तों। अगला है, भारत के संविधान के अनुच्छेद किस में बताना है यहाँ पर आपको। राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक स्थान और वस्तुओं का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी, दोस्तों अनुच्छेद 49 में है। अनुच्छेद 49 में ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर इसको सुमेलित करना है हमने। अनुच्छेद 40 में दोस्तों है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 44 में हो जाएगा समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 41 में काम करने का अधिकार। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन। दोस्तों 1, 2, 3, 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों यहां से हम देख लेते हैं मूल कर्तव्य से संबंधित महत्वपूर्ण 24 प्रश्नों को। पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा दोस्तों, बिल्कुल पेज बाय पेज हम यहाँ पर चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आज हमारा ये पार्ट 7 है, इसके अलावा आप सभी देख सकते हैं पूरा संविधान दोस्तों इसी तरह मैं समाप्त करने वाला हूँ लूसेंट का। आप दोस्तों कभी भी पढ़ सकते हैं, जब भी आपका एग्जाम हो या एग्जाम ना हो, आप बार बार दोस्तों इसको पढ़ सकते हैं। बिल्कुल किताब की तरह ही फील आपको यहाँ पर आने वाली है और अच्छे से आपका रिवीजन होगा, अच्छे से याद होगा और अच्छे से आपका एग्जाम भी निकलने वाला है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पढ़ते रहिए धुआंधार तरीके से। तो अगला प्रश्न है मूल कर्तव्य से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर कब। दोस्तों अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया। तो 1976 में। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर और कहां से लिए। तो अभी दोस्तों हमने देखा था, ये देखिए कहां से लिए हमने, तो हमने रूस से लिए थे।
अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया दोस्तों, ये हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, 42वें संशोधन के आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये है मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए दोस्तों, ये किए गए थे 10। अभी 11वां कब जोड़ा गया दोस्तों, ये प्रश्न भी है, बने रहिए अंत तक। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है, तो भाग 4 का ए, ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका बिल्कुल ही सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई, तो दोस्तों ये जोड़ी गई थी भाग 4 में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है, दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद 51 के ए में, अनुच्छेद 51 के ए में। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 51 को मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है, फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, दोस्तों ये हो जाएगा 11। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया, दोस्तों ये कब जोड़ा गया था, इसका से उत्तर हो जाएगा 2002 में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का प्रायोजन विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य दोस्तों किसके लिए हैं, तो सभी नागरिकों के लिए यह है, ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था नहीं है। सभी से दोस्तों मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन करने की आशा की जाती है, यहाँ पर दंड देने का कोई प्रावधान। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, दोस्तों इसका से उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, राज्य का आज्ञा पालन, समाज का आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन, दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करों की अदायगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो धर्मनिरपेक्षता का पालन ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, संविधान का पालन करना ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। अगला प्रश्न है, कौन सा मौलिक कर्तव्य है, दोस्तों मौलिक कर्तव्य हो जाएगा हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को सुरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, आम भाईचारे की भावना को उजागर करना बिल्कुल है, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना ये भी है, भारत की समृद्धि विरासत का संरक्षण करना ये भी है, दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रगान का सम्मान करना बिल्कुल है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी है, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा करना ये भी है, दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है, राष्ट्रगान ध्वज आदि का सम्मान करना बिल्कुल है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास ये भी है, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण उपयुक्त सभी, दोस्तों इसका से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं की गई है, दोस्तों इसका से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना ये दोस्तों मूल कर्तव्य नहीं है। बाकी सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करना बिल्कुल है, प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षण और संवर्धन ये भी है, वैज्ञानिक मनोदशा तथा जांच पड़ताल की भावना का विकास करना ये भी है। अगला प्रश्न है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया है, तो ये हो जाएगा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत की के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था,
दोस्तों ये हो जाएगा इंदिरा गांधी के समय, इंदिरा गांधी। अब दोस्तों जो हमारी अगली एक्सरसाइज है, यह है दोस्तों भारतीय संसद। तो भारतीय संसद के दोस्तों यहाँ पर 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगली एक्सरसाइज आएगी 15, उसमें है भारत का राष्ट्रपति। तो करीब उसमें 150 के आसपास प्रश्न है, उसे हम अगले भाग में देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं संसद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है संसद से, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये हो जाएगा संसद। अगला प्रश्न है भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो दोस्तों ये हो जाएगा 2, उच्च सदन, निम्न सदन, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा दोस्तों उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। अगला प्रश्न है संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? प्रतिनिधि यानी कि दोस्तों जिसमें जनता वोट करती है, तो ये हो जाएगा लोकसभा। संसद का लोकप्रिय सदन दोस्तों ये है लोकसभा, लोकप्रिय लोकसभा। अगला प्रश्न है संसद का स्थायी सदन है दोस्तों, स्थायी सदन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा। अगला दोस्तों यहां पर हमारा प्रश्न है भारत के संविधान के 79 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे किन्हें भारत की संसद के एक भाग के रूप में वर्णित किया गया? तो संसद में दोस्तों कौन कौन है? संसद में दोस्तों लोकसभा है, राज्यसभा है और भारत का राष्ट्रपति है। दोस्तों ये तीनों हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। 1 2 3 लोकसभा संसद दोस्तों कितने अनुच्छेद में है? संसद 79 में है, 100। उसके बाद राज्यसभा दोस्तों 80 में है, लॉ दोस्तों लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। अब ये प्रश्न आने भी वाला है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद 105। अगला प्रश्न है कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? दोस्तों राज्यसभा है, लोकसभा है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति दोस्तों इसमें नहीं आता है। अगला प्रश्न है संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किनके द्वारा होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 3 हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद में दोस्तों कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होगी? अनुच्छेद 79 में दोस्तों ये कहा गया है। अगला प्रश्न है कौन सा असत्य है? लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, बिल्कुल सत्य कथन है, कोई दिक्कत नहीं है। राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, ये भी सही है। राज्यसभा एक अस्थायी दोस्तों नहीं, अस्थायी लोकसभा है, स्थायी है, राज्यसभा स्थायी है, स्थायी, तब सही हो जाएगा, अस्थायी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही उत्तर है। लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो राज्यसभा दोस्तों अस्थायी है ना कि स्थायी है, ना कि अस्थायी। दोस्तों ये अस्थायी जो है ना, ये है लोकसभा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कथनों में से कौन सही है? लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सत्य कथन है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन। तो दोस्तों लोकसभा निम्न सदन है, उच्च सदन राज्यसभा है, ऑप्शन नंबर बी। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? दोस्तों राष्ट्रपति है। अगला प्रश्न है भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों न्यायिक समीक्षा से, न्यायिक समीक्षा से। अगला प्रश्न है संसद के कितने सत्र होते हैं? दोस्तों बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? दोस्तों 6 महीना हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? यहां पर आपको बताना है, साधारण विधेयक में होती है। अगला प्रश्न है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, सही उत्तर यहां पर आपको बताना है। तो संयुक्त अधिवेशन दोस्तों
तब होता है एक ऐसे विधेयक पर विचार और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, तभी दोस्तों संयुक्त अधिवेशन होगा। केवल 4 यहां पर सही है। अगला प्रश्न है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? दोस्तों बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। और अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। दोस्तों ये होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? दोस्तों लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर ही संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। दोस्तों क्या होता है? एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना और पास होना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? दोस्तों संसद का संयुक्त सत्र। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई गई है? दोस्तों 3 बार ही बुलाई गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहां पर हमारा, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? ये दोस्तों यहां पर आपको बताना है, ये कभी नहीं करते क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, लो आई गया प्रश्न, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती हैं? दोस्तों ये हो जाएगा उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। दोस्तों ये हो जाएगा दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में प्रस्ताव गिर जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्नकाल। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? दोस्तों ये है, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों शून्यकाल जो है ये भारत की देन है। अगला प्रश्न है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है? दोस्तों 60 दिन तक अगर अनुपस्थित रहता है तो सदस्यता समाप्त समझी जाती है। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? दोस्तों 2 बार। अगला प्रश्न है, संसद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ये हो जाएगा राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? दोस्तों ये हो जाएगा संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। अगला प्रश्न है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? दोस्तों ये संसद करती है। अगला प्रश्न है, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/10 1/10 50 यानी कि। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये हो जाएगा संघीय सरकार। अगला प्रश्न है, भारत की संसद के बारे में क्या सही नहीं है? लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनती है। बिल्कुल दोस्तों, लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते। दोस्तों होते हैं, ये गलत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता दोस्तों, बिल्कुल भंग नहीं कर सकते हैं। जब से चली आ रही राज्यसभा चली आ रही है। राज्यसभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित होते हैं, 12 सदस्य होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? दोस्तों 1979 में हुआ, 1989 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अस्थाई संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? दोस्तों ये रही 17 अप्रैल 1952 तक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ? दोस्तों 1927 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सत्रों का सत्रावसान कौन करता है? तो दोस्तों ये करता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सदस्य को, सांसद को, मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद को अलावा। अगला प्रश्न है, भारत की संसद पार्लियामेंट मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? दोस्तों हो जाएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट। अगला प्रश्न है, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में कौन निर्णय करता है? दोस्तों जो राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, संसद शब्द को संदर्भित करता है? दोस्तों ये करता है राष्ट्रीय विधायिका। अगला प्रश्न है, भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1949 में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना दोस्तों 1949 में हुई थी। अगले क्लास में देखेंगे हम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।